आज मैं आप लोगों को HND गढ़वाल विश्वविद्यालय के BA सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के कैबिनेट के विषय में आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। भारत एक संसदात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। इसमें क्या है, कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वास्तव में संसदीय शासन व्यवस्था मंत्रिमंडलात्मक शासन पद्धति पर ही आधारित है और वास्तव में ये वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता है। जॉन मैरियट ने इसी संबंध में कहा है। इसी तरह लावेल ने भी कहा है कि मंत्रिमंडल क्या है, एक ऐसा मेहराब है जिसका मेन जो पत्थर है वो क्या है, कैबिनेट है। और कैबिनेट के संबंध में जो हमारा संविधान बना तो पंडित नेहरू ने गोपाल स्वामी अयंगर के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था कि कैबिनेट का किस तरह से ढांचा बनाया जाए। तो 49 में नवंबर 49 में अयंगर ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके अनुसार उन्होंने जो व्यवस्थाएं दी उसमें उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या के बारे में तो कुछ नहीं कहा और कहा कि ये प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। पर उन्होंने मंत्रियों की 3 कोटियां बनाई, कैबिनेट मंत्री और दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री वे मंत्री जो कि पूर्ण पोर्टफोलियो वाले और महत्वपूर्ण विभागों वाले, करीब 15-16 मंत्री कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं और वास्तव में नीति निर्माता और मेन कैबिनेट रैंक के इसी में से ही अंतरंग कैबिनेट का भी निर्माण इन्हीं कैबिनेट रैंक के मंत्रियों से होता है। और दूसरे मंत्री हैं आपके राज्य मंत्री। ये मंत्रिमंडल के सदस्य तो नहीं होते हैं पर मंत्रिपरिषद के होते हैं। इनकी स्थिति पूर्ण मंत्री और उप मंत्री के बीच की होती है। और तीसरी श्रेणी में आते हैं उप मंत्री। इनके पास किसी स्वतंत्र विभाग का दायित्व तो नहीं होता पर क्या है कि ये किसी ज्येष्ठ मंत्री के नीचे रहकर काम करते हैं। इस तरह से 3 तो ये कोटियां हुई और इसके अलावा मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी। मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद शब्द है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस तरह की लैंग्वेज है। पर 42 अमेंडमेंट भारतीय संविधान में आपातकाल के समय एक संशोधन हुआ था, उसमें बदलाव करते हुए 74(1) जोड़ा गया था। उसमें क्या कहा गया था कि संशोधन करके राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। इसमें क्या था कि मंत्रिपरिषद की महत्व को बढ़ाना था क्योंकि आपातकाल के समय जो स्थितियां पैदा हुई थी तो प्रधानमंत्री अपने को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रपति को कम करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी। पर आपातकाल वाले आप लोग को विदित ही है कि उसके बाद क्या हुआ, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और आपातकाल के समय जो फंडामेंटल राइट्स ज्यादा अति हुई थी, इस वजह से क्या हुआ कि जनता पार्टी कांग्रेस की गवर्नमेंट गई तो 44वां संविधान संशोधन आया। उसमें क्या करा गया कि फिर उसमें थोड़ा बदलाव किया गया। फिर अब लैंग्वेज क्या आई, अनुच्छेद 74 में एक नया उपवन जोड़ दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा उसके संबंध में राष्ट्रपति को जो अधिकार है कि उसे मंत्रिपरिषद को दोबारा भेजे और अगर मंत्रिपरिषद दोबारा उसी हालत में उसको भेज देती है तब तो उसको मानना पड़ेगा, अगर संशोधन कर देती है तो ठीक होगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि ज्ञानी जैल सिंह जिस समय आपके राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी ऐसा था कि
विधेयक ये डाक को पढ़ने का विधेयक था। कोई बाहर आतंकवाद का दौर था तो बाहर से आने वाली डाकों को पढ़ने की बात थी, तो राष्ट्रपति ने कहा ये गलत है, कैबिनेट को ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए किसी को कि वो किसी की व्यक्तिगत चीज को पढ़ सके। तो ज्ञानी जैल सिंह ने उसको वापस कर दिया। पर क्या हुआ कि राजीव गांधी एक युवा समझदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने दोबारा से विधेयक को नहीं भेजा, तो वो विधेयक खत्म हो गया। तो मतलब ये 44 मतलब एक बार एक दे दिया गया राष्ट्रपति को, दोबारा अगर संशोधित कर देते हो ठीक है, नहीं तो उसको मजबूर में, क्योंकि संसदीय गवर्नमेंट है, संसदात्मक गवर्नमेंट में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो नाम मात्र का शासक होता है। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? कैबिनेट के पास होती है। वास्तव में कैबिनेट ही पूरे प्रशासन की धुरी है, ये बात इससे स्पष्ट होती है। अब आते हैं हम कि जो भारत का मंत्रिमंडलात्मक जो सिस्टम है, कैबिनेट प्रणाली है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो ये पैटर्न हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। तो सेम वही डिट्टो वही चीजें हैं। तो पहली बात तो इसमें यह है कि जो देश का प्रधान है, कार्यपालिका का अध्यक्ष, वो क्या होता है? नाम मात्र का शासक होता है, और वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। जो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। कहने के लिए तो वो प्रथम नागरिक है, सब कुछ, तीनों सेनाओं का, पूरे देश का मुखिया है, पर वास्तव में उन शक्तियों का उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री के अंतर्गत ये कैबिनेट ही करती है। दूसरी बात है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अभिन्न संबंध। व्यवस्थापिका जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून बनाने वाली संस्था है। पहले चुनाव होते हैं किसके? लोकसभा के। ये लेजिस्लेटिव बॉडी है लोकसभा, उसके चुनाव हुए, उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री बनता है, और फिर उसी में से कैबिनेट बनती है। तो व्यवस्थापिका क्या है? दलनीय है। किसकी? कार्यपालिका की। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य एक माँ और बेटी का संबंध है। पर क्या एक व्यवस्था कही गई है कि माँ बेटी पर थोड़ा अंकुश रखती है, थोड़ा उसको मर्यादित रखती है कि वो ठीक से कार्य करे। तो इसी में अभी आगे मैं बताऊंगी कि चेक एंड बैलेंस किस तरह से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अवरोध और संतुलन चलता है। एक विशिष्टता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच अभिन्न संबंधों का होना। तीसरी बात है राजनीतिक सजातीयता। देखिए डेमोक्रेसी है भारत में, डेमोक्रेसी कैसे चलती है? दलीय व्यवस्था से। बहुत सारे दल हैं, तो जो कैबिनेट बनती है उसमें क्या होते हैं? लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री, जिस दल का बहुमत होता है उस दल की गवर्नमेंट बनती है। तो उसमें क्या होते हैं? अपनी ही पार्टी के रखे जाते हैं, जिससे कि वो टीम की तरह काम करे, एक दूसरे का विश्वास हो, एक दूसरे एंटी ना जाए, टांगे ना अड़ाए। तो इस वजह से एक दल। पर एक आपको एग्जाम्पल दूं, सबसे पहला जो हमारा कैबिनेट मंत्रिमंडल बना था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण देश की एक प्रतिनिधि संस्था है। इस वजह से उन्होंने दूसरी पार्टियों के भी कुछ सदस्य रख लिए थे, जैसे आपके जान मथाई थे, हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, योगी थे। पर क्या था, 6 महीने के अंदर ही उनको क्या करना पड़ा? कैबिनेट से उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनकी नीतियां अपने दल विशेष की ओर थी, जनसंघ की ओर थी। तो दूसरे तो अपने मतलब कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है। इसमें जो कहो एक सामूहिक उत्तरदायित्व वगैरह अभी आगे पॉइंट आएंगे तो आप जानेंगे उससे कि किस तरह से कैबिनेट एक सामूहिक मतलब एक बात पर सबको सहमत होना जरूरी है। पर जो दूसरी पार्टी के तरह हम रखेंगे तो उनकी तो अपनी अपने पार्टी के प्रति नीति होगी और जो उनके सिद्धांत होंगे तो वो दूसरे टकराहट होगी। तो इस वजह से भारतीय मंत्रिमंडल की एक विशेषता है सजातीयता। अपनी ही दल के मेंबरों को रखे जाते हैं मंत्रिमंडल में, वही मंत्री बनते हैं। चौथी बात है गोपनीयता। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो आपका मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो अपना पद ग्रहण करने से पहले क्या करेंगे? गोपनीयता की शपथ लेंगे। सीक्रेट चीजें कि जब तक मतलब जो मीटिंग हर हफ्ते ही मीटिंग होती है कैबिनेट की,
और कोई महत्वपूर्ण मामले होते हैं तो वो पेपर में आते हैं, सबको पता चलता है कि आज कैबिनेट की मीटिंग है, और साधारणतः हर वीक ही मीटिंग होती है। तो ऐसे में जब तक कोई चीज बाहर गजट में छपने के बाद प्रसारित करने योग्य ना हो, तब तक वो मंत्री उसको ना बताए। तो गोपनीयता, इससे क्या होगा कि इतने बड़े देश को चलाने में कहीं पर कुछ गलतफहमी, किसी से आउट हो जाने से तो एक गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। तो ये भी एक विशेषता है भारतीय मंत्रिमंडल की। और फिर उसके बाद है भारत, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व होना। नेतृत्व, प्रधानमंत्री क्या है? तारों के मध्य चंद्रमा, मतलब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो एक टीम की तरह काम करता है। किसी मंत्री को चाहे वो किसी विभाग में रखे, किसी का बदलाव कर दे, किसी को रिजाइन ही करवा दे, मतलब उसका पूरा जैसे एक टीम होती है, टीम कैप्टन होता है, तो टीम में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको बदलना है, सब जिम्मेदारी। तो भारतीय जो कैबिनेट है तो उसमें क्या है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व उसको मिला होता है, उसी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट कार्य करता है। उसके बाद आती है आगे बात, छठा पॉइंट, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सब एक की अपनी गलती के लिए, एक की गलती वो सामूहिक कैबिनेट की गलती मानी जाएगी। मतलब जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ जो डिसीजन होते हैं वो सामूहिक डिसीजन होते हैं। किसी एक को ठहरा दिया जाता है कि उसमें तो वैसे नई प्रवृत्तियां भारत में आई हैं कि कई बार कोई इस तरह की कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि कहीं पर किसी एक मंत्री का, जैसे रेल की बहुत दुर्घटनाएं हो गई, ऐसे उदाहरण है विद्याचरण शुक्ल वगैरह के, कि उनको रिजाइन करा दिया गया गलती की वजह से, और या मतलब पूरे मंत्रिमंडल को बचा लिया गया और उस तरह से आरोप छुपते हुए उनको कर दिया। पर ये गलत परंपरा है। एक सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है कि उसमें वो सबका एक जो निर्णय था वो सामूहिक निर्णय होता है, किसी का एक पर्सनल निर्णय नहीं। साथ साथ तैरना और साथ साथ डूबना, ये भारतीय मंत्रिमंडल की एक विशेषता है। अगर जो मंत्री अगर सहमत नहीं है किसी मामले से तो क्या कर सकता है, वो रिजाइन कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारी भारत में कि जो अगर नहीं सहमत है तो उनसे रिजाइन करा दिया गया। ये सब उदाहरण है आपके पास, नियोगी के हैं, श्यामा मुखर्जी के हैं, किदवई के हैं। ये सब सीनियर पुराने दिग्गज थे। पंडित नेहरू की पॉलिसी से नहीं सहमत हुए तो उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। मतलब वो टीम, मतलब अगर वो तो एकदम अलग हो जाए, नहीं तो सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ जो डिसीजन सबका होगा वो सबको मानना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा। तो ये मेन आपकी मंत्रिमंडलात्मक पद्धति की विशेषताएं हैं। इसके अलावा कुछ नई प्रवृत्तियां भी हमको देखने को मिलती हैं, जैसे मंत्रिमंडल में विशेषज्ञों को स्थान, जो कुछ विशिष्ट योग्यता वाले होते हैं, किसी को कानून के क्षेत्र में विशेष नॉलेज है, वकील है या जज वगैरह, ऐसे जज नहीं कहेंगे हम, कोई ऐसे होते हैं कि जो को लीगल मामलों में एक्सपर्ट, तो उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है। जैसे आपके एमसी छागला हुए पुराने में, और आपके डॉक्टर अंबेडकर थे, ये सब क्या थे, विधिवेत्ता थे। अच्छा, आपके ये मेनन थे, गोखले थे, ये सब पुराने, अशोक सेन थे, ये सब विधिवेत्ता थे। इसी तरह से वित्तीय वाले मामले में भी पुराने काफी रहे हैं, जैसे टी कृष्णाचारी थे, मोरारजी देसाई थे, सुब्रमण्यम थे। ये सब अर्थशास्त्री के में हैं, मतलब पूर्ण रूप से अर्थशास्त्री नहीं थे। पूर्ण रूप से अर्थशास्त्री में आते हैं आपके चेट्टी आते हैं, जान मथाई हैं, देशमुख हैं। ये कैसे थे, ये पूर्ण रूप से अर्थशास्त्री थे, जिनको अर्थ के बारे में, फाइनेंस के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी थी। तो पूर्ण अर्थशास्त्री, अर्धशास्त्री सब मिला के तो प्रयास किया जाता है कि कानून के वेत्ता भी हो, अर्थशास्त्री भी हो, कृषि नीति के जानकार भी हो। इसके अलावा वैदेशिक मामले, विदेशों से, क्योंकि डीलिंग, कैबिनेट एक ऐसी बॉडी है जिसको पूरी नीतियों को क्रियान्वित करना है, ऐसे में उसमें
विभिन्न क्षेत्रों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो होने चाहिए। और ये भी एक बराबर एक निरंतरता में बात आ गई है कि इसके अलावा एक उप प्रधानमंत्री का पद, उप प्रधानमंत्री का पद, देखिए प्रधानमंत्री के अलावा कुछ उसी श्रेणी के विद्वान, उनकी योग्यता वाले, बिल्कुल बराबर के टक्कर वाले, और उनको भी संतुष्ट करने के लिए अक्सर होता है राजनीतिक संतुष्ट, मतलब उनको देने के लिए कि उन्हें भी ये स्थान दे दिया गया, ऐसा भी होता है। पर शुरू में देखिए आपका जो नेहरू जी का कैबिनेट थी, उस समय भी क्या है, सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। इसी तरह से इंदिरा गवर्नमेंट के समय, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट, इंदिरा कांग्रेस आई, तो 67 से लेकर 69 तक मोरारजी देसाई भी उप प्रधानमंत्री रहे। तो एक प्रवृत्ति जैसी ये चल पड़ी थी। नंदा भी रहे उससे पहले। तो क्या हुआ, 79 में फिर एक पद ही जैसा बना दिया गया। मोरारजी की गवर्नमेंट आई तो दो प्रधानमंत्री पद हुए। तो अब तो ये परंपरा जैसी बन गई। फिर इसी तरह से आपका आडवाणी जी भी 2002 में 7वें प्रधानमंत्री बने। अब इसके आगे तो नहीं प्रधानमंत्री बने, पर क्या होता है कि आडवाणी जी भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बराबर के टक्कर के सहयोगी थे, तो मदद भी मिलती है। और तो आडवाणी जी ने को अटल जी ने मतलब एक आंतरिक मामले का स्ट्रक्चर और आरएसएस से उनकी जो मंत्री थे उनके रिलेशन, इस तरह के सब काम उनको सौंप दिए थे। तो बाकी अटल बिहारी वाजपेयी वैदेशिक मामले में फ्री हो गए थे कि वो आराम से अपनी नीतियां स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारित कर सकते थे। अच्छा, इसी तरह से एक बहुत विशिष्टता हमको देखने को मिलती है, आर्थिक नियोजन। भारतीय कैबिनेट में आर्थिक नियोजन की जो बात है वो भी एक व्यवस्था के रूप में कायम हो गई है। देखिए, प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते ही है। तो इस वजह से पूरे देश में विभिन्न तरह की जो योजनाएं हैं उसमें आर्थिक रूप से कहाँ क्या किया जाए, कहाँ कम ज्यादा, पूरा आर्थिक मामलों में कैबिनेट का आधिपत्य जैसा बन जाता है। इसके अलावा एक हमारी राष्ट्रीय परिषद बनी हुई है, उसके अंतर्गत भी विभिन्न तरह की प्लानिंग होती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो वो सब बातें भी क्या है मंत्रिमंडल को सॉल्व करनी होती है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। पूरी कैबिनेट बैठती है, सामूहिक रूप से डिसीजन होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वैसे अगला पॉइंट यही आ रहा है, अंतरंग मंत्रिमंडल। चौथी बात जो नई प्रवृत्तियां है, अंतरंग मंत्रिमंडल। जैसा मैं अभी बता ही रही थी कि जो प्रधानमंत्री है वो पूरे मंत्रिमंडल से 15-20 लोगों से बात नहीं करता है। जैसे आर्थिक मामले को महत्वपूर्ण है, राष्ट्र विकास परिषद के मामले हैं या प्लानिंग कमीशन के मामले हैं, तो वो अपनी अंतरंग कैबिनेट जो कि उसके विश्वास पात्र है, उसकी निगाह में वो ज्यादा विद्वान है, उसकी गोपनीयता है और बिल्कुल सही राय देंगे, तो ऐसे एक काकस जैसा बना लेते हैं। तो हर प्रधानमंत्री के पीरियड में, चाहे पंडित नेहरू से लेकर के आप वर्तमान में मनमोहन सिंह के पीरियड तक में आप देखिए कि 2-4 मंत्रियों का एक ऐसा गुट बन जाता है। और गुट किसका बनता है कि 4 विभाग इंपोर्टेंट है उसमें। एक तो सुरक्षा विभाग, दूसरा गृह विभाग, तीसरा वित्त विभाग और चौथा विदेश विभाग। 4 ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनके मंत्री क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के खासम-खास बन जाते हैं। तो जनरल कुछ डिस्कस करना होता है तो ये 4 लोग क्या कर लेते हैं, आप बात कर लेते हैं, फिर वो मामला कैबिनेट में रखा जाता है और फिर उसकी सहमति ली जाती है। इसी को अंतरंग कैबिनेट भी कहा जाता है। तो भारतीय मंत्रिमंडल में भी एक ये नई प्रवृत्ति या विशेषता कहेंगे, अंतरंग मंत्रिमंडल। श्रीमती इंदिरा गांधी का जो पीरियड था उसमें भी उन्होंने अपना बना रखा था। जो धवन थे, दिनेश सिंह थे, ये सब क्या थे, उनके खासम खास लोग थे और तो उनसे बिना पूछे वो कुछ काम करती ही नहीं थी। जो नेहरू जी थे वो
सरदार पटेल वगैरह से पूछ के काम करते थे। तो हर प्रधानमंत्री, अच्छा वर्तमान का जो आपके जो गवर्नमेंट आप देख रहे हो कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, वहां की स्थितियां थोड़ी सी भिन्न है। वहां पर क्या है कि जो जिसकी गवर्नमेंट, जैसे मेन गवर्नमेंट में कांग्रेस है इस समय, तो उसकी जो पार्टी अध्यक्ष है तो उनका इस तरह का रोल है, भूमिका है, क्वालिटी है, गुण है, तो उस वजह से प्रधानमंत्री की स्थिति थोड़ी सी कमजोर सी दिखाई देती है और डिसीजन मेकिंग वगैरह में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अभी हाल के में भी आप लोगों ने न्यूज सुनते रहते हो कि सुना होगा कि आज मनमोहन सिंह दहाड़े। तो क्या था कि अब वही जो मीडिया में बातें आती हैं कि प्रधानमंत्री इतना चुप क्यों रहते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, जबकि वो विद्वान है, एक अर्थशास्त्री है, जो गरीबी इस तरह की बातें पब्लिक में असंतोष आ रहा है। तो अगर वास्तव में फुल फ्रेश वो प्रधानमंत्री के रूप में काम करते तो उनसे हम निजात पा सकते थे। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री अपने उसको थोड़ा परिवर्तित करते हुए उनका भी बयान आया था। अच्छा लगा कि स्पष्ट रूप से, बेबाक रूप से उन्होंने बात की। तो ये हुई आपकी भारत की मंत्रिमंडल की विशेषताएं। अच्छा, जहां तक निर्माण की बात है, मैंने आपको पहले कोटियां बताई कि 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं। और अब क्या है, नियुक्ति रहा है कि लोकसभा का बहुमंडल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपना पद संभालने के बाद क्या करता है, अपनी लिस्ट बनाता है मंत्रियों की और वो साइन के लिए राष्ट्रपति को देता है। अब है, प्रधानमंत्री को जरूरी नहीं कि वो लोकसभा से ही मंत्री बनाए, वो राज्यसभा से ही बना सकता है, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। तो कुछ राज्यसभा से, कुछ जो अच्छे उसको लगते हैं कि निपुण हैं, योग्य हैं, उनको वो अपनी ही पार्टी के राज्यसभा से भी ले सकता है और लोकसभा से भी ले सकता है। और इसके अलावा गठन करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में देना पड़ता है, जैसे कि सभी समुदाय जाति का प्रतिनिधित्व हो, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो, और इसके अलावा ऐसा नहीं हो कि सारे बुजुर्ग पार्टी के आ जाएं, नवयुवक भी हो, एक बैलेंसिंग मंत्रिमंडल बने। कुछ विभिन्न विभागों के जो निपुण योग्य व्यक्ति हैं, जैसे स्पेशलिस्ट वाली बात ऊपर आई थी ना विशेषताओं में, तो जानकार लोग वो भी होने चाहिए। तो इस तरह से एक बैलेंसिंग मंत्री, मतलब किसी, जैसे आपके यहाँ इतने सारे प्रांत हैं, तो उत्तराखंड से भी हो, यूपी से भी हो, हरियाणा भी हो, मणिपुर, सिक्किम, कहीं कहीं से, मतलब ये पूरे देश का कार्य करना है उसको। तो इस तरह से वो बनाई जाए कि किसी एरिया छूट ना पाए, किसी को असंतोष ना हो कि हमारे जैसे मंत्री नहीं बनाया गया है, तो कोशिश ये की जाती है। अब आते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियों के ऊपर। देखिए, सबसे पहला काम तो क्या है, नीति का निर्धारण करना। नीति का निर्धारण करना वास्तव में मंत्रिमंडलीय सिस्टम होने के कारण, प्रधानमंत्री है और उसका कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, मतलब बांटा गया है। जो हमारी मंत्री परिषद है वो तो लंबी चौड़ी बॉडी है, उसके अंदर मंत्रिमंडल है ना। तो क्या है कि बांटा गया है, इतना बड़ा बृहद भारत देश, विभिन्नता वाला, कहीं पठार हैं तो कहीं राजस्थान है, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदानी एरिया है, तो विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न तरह की आवश्यकताएं हैं, विभिन्न परिस्थितियां हैं। ऐसे में क्या है कि मंत्री अलग अलग रहते हुए, कोई किस कृषि विभाग को देख रहा है, तो कोई स्वास्थ्य का है, तो कोई मानव संसाधन मंत्रालय है, कोई आपका विदेश में है, कोई गृह मंत्री है, उसके अधीन भी राज्य मंत्री, उप मंत्री, इस तरह कोटियां हैं, किसी को क्या इसका दे दिया गया, इस तरह बांटते हुए सामूहिक रूप से कोई एरिया छूट ना जाए। तो वहां के लोगों की जो आवश्यकताएं, जरूरतें हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या करना, विधेयक तैयार करना, लाना और फिर उसको संसद में पास करने के लिए भेजना, कि जब विधेयक पास हो जाएगा तभी उन नीतियों को क्रियान्वित किया जाएगा। तो ये मंत्रिपरिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि क्या करना, नीति निर्धारित करना,
सब देखना, कहां पर कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, इस अकॉर्डिंग फिर कानून बनाना। जो जितने भी सरकारी विधेयक होते हैं वो लोकसभा में रखे जाते हैं और वो प्राय सब पास होते हैं। क्यों? लोकसभा में उसका बहुमत है। तो कैबिनेट को जिस तरह से काम करना है उसके अकॉर्डिंग वो कानून बनाती है और कानून संसद में रखे जाते हैं और फिर वो पास होते हैं, फिर उसको कार्यान्वित किया जाता है। इस तरह से संपूर्ण देश की नीति निर्धारित करना, ये भारतीय मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके विपरीत अगर हम थोड़ा सा कंपेरेटिव ध्यान दें अमेरिका वगैरह में, वहां पर अध्यक्षीय सिस्टम है, तो ये सब काम वहां पर राष्ट्रपति करता है और हमारे कौन करता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय मंत्रिमंडल करती है। दूसरी बात है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। जो कार्यपालिका बॉडी है, कार्यपालिका क्या, प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का पद कैसा है? संवैधानिक प्रमुख का है। हमने उसको किससे नवाजा है? सम्मान से, और हमने उसको सम्मान दिया है। और बाकी जो शक्तियां हैं, व्यवहारिक शक्तियां, वो किसके पास है? प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट के पास है। तो वास्तव में ये दोहरी कार्यपालिका है। संवैधानिक जो प्रमुख है वो नाम मात्र का राष्ट्रपति है और वास्तविक व्यवहारिक शक्तियां किसके पास है? कैबिनेट के पास। तो राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, राष्ट्रपति के नाम से किए जाने वाले समस्त कार्य कौन करती है? मंत्रिमंडल करती है। चाहे वो नियुक्तियों का काम है, कोई भर्ती का काम है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करना है, जो विभिन्न उसमें अपने अपने एरिया में विशिष्ट योग्यता वाले भी जो व्यक्ति होते हैं, साहित्य, विज्ञान, संगीत, ये सब कहा है, नाम से तो राष्ट्रपति के होते हैं, पर करने वाली कौन होती है? कैबिनेट। इसके अलावा कितने सारे आयोग हैं, वित्त आयोग है, आपका निर्वाचन आयोग है, महालेखा परीक्षक है, विदेशों में राजदूत हैं, बहुत तरह के सारे काम। ये सब क्या है? जो कि कार्यपालिका का अध्यक्ष करता है, मतलब राष्ट्रपति के साइन से होते हैं, पर व्यवहार में उनको कौन करता है? कैबिनेट करती है। इस तरह से राष्ट्रीय कार्यपालिका पर इसका सर्वोच्च नियंत्रण है। इसके अलावा तीसरी बात है कोऑर्डिनेशन का काम। कैबिनेट का समन्वयकारी कार्य, समन्वयकारी कोऑर्डिनेशन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बहुत सारे विभाग हैं। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि बांट के काम होता है, एक जगह से काम नहीं हो सकता, तो अलग अलग विभाग हैं। तो इन विभागों में अलग अलग काम होते हुए भी ये सब क्या है? एक कैबिनेट है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात पर चलते हैं, तो ये एक अलग अलग अंग होते हुए एक अंग, जैसे एक बॉडी शरीर है हमारा, तो हाथ पैर विभिन्न तरह की बॉडी के अंग हैं, तो उसी तरह हमारे विभिन्न विभाग हैं। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, रक्षा विभाग, विधि विभाग, बहुत सारे विभाग हैं, तो अलग अलग काम रहते। तो इस वजह से क्या होते हैं? विभिन्न तरह के आपस में इतनी क्रियाकलाप होते हैं, एक फाइल दूसरे विभाग में जाती है, दूसरे संबंध होता है। जैसे कार्मिक विभाग है, इनकी फाइल कितनी जगह पर टहलती है। फाइनेंस है, एक से हुआ आसपास, तो उसमें क्या होता है? आप अक्सर विभिन्न तरह की समस्याएं पैदा हो जाती है, टकराहट, और कई बार मान सम्मान की बातें भी होती हैं कि ये विभाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम है, इस तरह की आपस में। सेक्रेटरी लेवल, देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ये भी जान लिए, हालांकि वो विषय से इतर है, जो आपके कैबिनेट के मंत्री होते हैं, इनके ऊपर क्या हो? मंत्री तो क्या है? विभाग का अध्यक्ष है और एक राजनीतिक व्यक्ति है, पर उसके पर जो वास्तव में सारा डेटा है, सब काम करने वाले कौन होते हैं? सेक्रेटरी होते हैं, सचिव। तो सचिव उनका अपना, जैसे आपका मंत्रिमंडलात्मक सचिवालय वगैरह है, उन सबको काम करना है। तो विभिन्न मंत्रालयों के मध्य ये जो फाइलिंग सिस्टम होता है, विभिन्न तरह का आदान प्रदान है, इस वजह से क्या होती है? विभिन्न तरह की समस्याएं आ जाती हैं, टकराहटें होती हैं और ऊंच नीचे स्तर की बातें होती हैं। तो उसके मध्य भी क्या है? कोऑर्डिनेशन लाना किसका काम है? मंत्रिमंडल का काम है। तो मंत्रिमंडल क्या करती है? इसके लिए कमेटियां भी गठित करती है कि समन्वय समिति, वो क्या करेगी?
विभिन्न तरह को आपस में जोड़ने का, सहयोगात्मक, जो थोड़ा ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विभिन्नता है, टकराहट है, उन बातों को दूर करके और स्पष्ट रूप से कि क्या सही है क्या है, इस तरह के निर्देश देना, तो वो सब मंत्रालयों को मानना पड़ता है। तो कमेटियों के माध्यम से भी क्या करती है, समन्वय लाने का, मतलब जब काम ठीक से होगा, जब आपस में कोई टकराहट नहीं है, तभी वो देश के बारे में ठीक से कार्य कर पाएंगे। नहीं तो अपनी समस्याओं, अपनी उलझाओं में घुसे रहेंगे। तो समन्वय करना भी कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा और कार्य है आपका, जैसे वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल। वास्तव में वित्तीय कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, और आप जानते हैं कि जो वित्त मंत्री होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय समझ लीजिए उसको पास है। तो जितनी भी हर वर्ष आय व्यय का लेखा जोखा, किस विभाग में कितना पैसा दिया गया था, कितना खर्च हुआ, अब भविष्य में महंगाई बढ़ी है, किस तरह से कैसे नई कुछ घटाया जाए, कुछ बढ़ाया जाए। आप लोग इनकम टैक्स वगैरह के बारे में सुनते ही हो कि हाँ ये अरेंज कर दी गई, नहीं करी गई है, ये सब क्या है। तो ये सब डेटा कौन देते हैं, उसके सचिव, और जो उसका जो कार्मिक प्रशासन है वहां से आता है कि किस तरह से किस एरिया में कितना खर्च कहां से बचाया जाए, कहां जोड़ा जाए, जिससे कि वो ठीक से चलता रहे। तो वित्त पर पूरा नियंत्रण रहता है कैबिनेट का। जितनी भी निधियां हैं उस पर क्या है, वित्त कैबिनेट के नियंत्रण में ही। कहने के आप कहिए कि ये आर्थिक निधि है, ये राष्ट्रपति के पास है, इसके पास है, पर इस पर ही पूरा क्या है, वित्त मंत्रालय का नियंत्रण रहता है। हर वर्ष आय व्यय का लेखा जोखा, और इसको क्या होता है, संसद से पास कराना होता है। और संसद मतलब लोकसभा से पास हो जाता है। अब प्रश्न आता है क्यों पास हो जाता है। उसके लिए भी क्या है कि वित्तीय मामले क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वित्त मामले विधेयक नहीं, ये बजट नहीं पास हो पाता है संसद में, तो क्या होता है, सरकार का पतन हो जाता है। पर ये पास हो जाता है क्योंकि लोकसभा में उस पार्टी का बहुमत होता है, और प्रायः कुछ संशोधन छोटे मोटे तो हो सकते हैं, और कुछ स्तर में, जैसे अभी समय है, वित्त बजट प्रस्तुत हो गया आपका, ये फरवरी लास्ट में प्रस्तुत हुआ है। तो कुछ समय अपने आप से जो वातावरण जनमत इस तैयार होगा, तो कुछ तो चेंजिंग हो जाती है। पर जब वो लोकसभा में जाता है, क्योंकि वहां बहुमत है, तो प्रायः वहां से उसको कुछ हल्के फुल्के संशोधनों के बाद पास जाता है। पर थोड़ा ज्यादा की जहां तक बात आती है, तब सरकार का पतन हो जाता है। तो कभी इस तरह के मौके वित्त की वजह से गिरी हो गवर्नमेंट, ऐसा मौके नहीं आए हैं। और मैंने शुरू में आपको बताई थी कि जो कैबिनेट और लोकसभा संसद है, इसकी लोकसभा जो है बॉडी, उसके बीच क्या होता है, इस तरह का व्यवहार होता है चेक एंड बैलेंस का, अवरोध और संतुलन का। वो भी नहीं चाहती है कि सरकार गिरे, कि सरकार का पतन मतलब है लोकसभा का पतन हो जाना। तो ऐसे में दोबारा वो मंत्री चुन के जो एमपी हैं वो दोबारा चुन के आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर किसी पार्टी से संबंधित है तो पार्टी उनको टिकट देती है कि नहीं देती है। जो ऐश आराम, जो सुविधाएं उनको एमपी के रूप में मिली हैं, तो उसको वो जल्दी से खत्म करना भी नहीं चाहेंगे। जो अति वाली स्थिति, तभी सरकार गिरने की बातें आती हैं। और सारा स्थिति में क्या होता है कि बजट पास हो जाता है, और बजट बनाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कैबिनेट को। बड़ा कमेटियां बनाई जाती हैं, मतलब 6 महीने पहले से इसकी तैयारी होने लगती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ कटौती। तो एक बहुत बड़ा मामला है। तो वित्तीय शक्तियां क्या है, कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। और वित्त मंत्री बजट, अब इधर यही परंपरा है कि वही बजट प्रस्तुत करता है और बहस के जवाब देता है, और बाद में प्रधानमंत्री की से भी पूछा जा सकता है। लास्ट बात की बात है, तो वित्त मंत्री उसके प्रति पूरा जवाबदेह होता है।
तो इस तरह से ये हुई आपकी वित्तीय अधिकार किसके, कैबिनेट के। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है नियुक्तियां संबंधी अधिकार। नियुक्तियां नियुक्तियां देश के अंतर्गत भी हैं, विदेशों में भी हैं। जो नियुक्तियां हमने पहले ही बताया था राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं, उनको करने वाला कौन है, आपकी कैबिनेट है। देखिए नियुक्तियां चाहे वो कोई कमेटी गठित की जा रही है उसकी नियुक्तियां हैं, या आपके महालेखा परीक्षक हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग का अध्यक्ष है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष है, ये सब नियुक्तियां क्या है, कैबिनेट के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा राज्यसभा में जो 12 सदस्य विभिन्न एरिया के जो क्या है विशिष्ट योग्यताएं वाले हैं, कोई साहित्य का है, संगीत का है, कोई विज्ञान का है। जैसे अभी हाल में आप लोग सिनेमा से तो ज्यादा रुचि रखते ही हैं, रेखा, और दूसरा आपका गेम्स खेलों से सचिन तेंदुलकर। तो क्या आप सोचते हैं कि वो राष्ट्रपति ने नियुक्त किया? ये कैबिनेट के में तय हुआ और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हाँ आपकी रेखा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाए। मतलब राज्यसभा आप जानते हैं ना कि ऐसा प्रोसीजर है कि जो खाली होते रहते हैं तो 6 साल का पीरियड होता है और 2 साल में करते होता रहता है, और ये तो मनोनीत वाला सिस्टम है, 6 साल का पीरियड पूरा हो गया तो 2 खाली होंगे तो 2 भर दिए गए। तो ये जो नियुक्तियां हैं इनको कौन करता है, नियुक्त करने का काम भी कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। तो ये नियुक्तियां का कार्य क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वास्तव में ये जो नियुक्तियां हैं और अक्सर ऐसे ही देखा गया है कि अच्छा एक मैं ऊपर आपको बताना भूल गई थी, जो नीति निर्धारण करने वाला काम है कि देश में नीति, जैसे आप एक आपातकाल मुझे एकदम तो देश में संकट काल की घोषणा वगैरह करना, नाम से तो राष्ट्रपति की जाती है पर वास्तव में प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट करने वाला होता है। 75 में जो आपातकाल घोषित हुआ था उसके बारे में उसमें राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो मतलब राष्ट्रपतियों का व्यक्तित्व भी होता है कि वो हर चीज की जानकारी रखे, प्रधानमंत्री क्या करने वाला, कैसे करने वाला है। तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद को ज्यादा जानकारी नहीं थी कि भारत में राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर कर सकती है इंदिरा गांधी आज ना। तो इस तरह के मुद्दे हुए। अब वो पर स्टार्टिंग में जो आपकी पहली मंत्रिमंडल बनी भारत में नेहरू जी की, उसमें जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इतने सशक्त और विद्वान और उनको विभिन्न तरह की एरिया की नॉलेज थी, तो वो अपने अकॉर्डिंग बहुत सारा काम करवा लेते थे जवाहरलाल नेहरू से, जबकि जवाहरलाल नेहरू भी कम विद्वान नहीं थे, तो दोनों बराबर टक्कर के थे। तो ये मंत्रीय शासन पद्धति के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति कुछ थोड़ा एक्टिव है, ज्यादा उसके पास नॉलेज है, ज्यादा बुद्धिमान है, इस स्थिति में अपनी बातों को वो प्रधानमंत्री से बनवा सकता है। पर सैद्धांतिक रूप से क्या है, प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा है, उसी को सब काम करना है। वो जरूर नहीं है कि राष्ट्रपति की किसी बात को वो माने। और अक्सर नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच ये इस तरह की बातें, 3-3, 4-4 पन्ने के लंबे लेटर लिखा करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और अक्सर वो नेहरू जी परेशान हो जाते थे कि अरे कैसे मैं जवाब दूं उनको, वो पूछते रहते थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो अक्सर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू खींच के कहते थे कि ये मंत्रिमंडलात्मक सिस्टम है, कैबिनेट प्रणाली है, ना कि अध्यक्षीय प्रणाली। आप इतना ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं, हमारा देश क्या अमेरिका की तरह नहीं है कि राष्ट्रपति इतना हस्तक्षेप करे। तो ये एग्जाम्पल है। मतलब वही था कि 75 में जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था, तब क्या था कि राष्ट्रपति थोड़े से
कमजोर शब्द मैं प्रयोग करूंगी उनके लिए। तो इस वजह से इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल थी, हावी थी कि उनको बाद में फखरुद्दीन को वहां की आज से भारत में राष्ट्रपति शासन घोषित हो गए। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट बचता है इसमें, विदेशी संबंधों पर नियंत्रण। अब भारतीय जो कैबिनेट है इसका क्या है, वैदेशिक मामलों पर भी पूरा नियंत्रण किसका रहता है, भारतीय मंत्रिमंडल का रहता है। विदेशों से, किस देश से किस तरह के समझौते करने हैं, कहां से समझौता नहीं करना है, क्या है, किस तरह से किस देश में कौन सा राजदूत भेजना है, अमेरिका भारत का पाक का जो ये परमाणु समझौता हुआ, कैबिनेट का ही मेन रोल था। हालांकि संसद ने वो मामले रखे जाते हैं, फिर उसको मतलब कैबिनेट को मर्यादित रखने के संसद में बहस होती है, डिस्कशन होता है, उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होती है और उसमें सुधर के जो सही बात आती है वो कैबिनेट ही लागू करती है। तो वैदेशिक मामलों में भी क्या है, भारत की जो मंत्रिमंडल है वो सर्वे सर्वा है। अब हम अगर इस मामले में देखें तो कोई राष्ट्रपति किसी देश के प्रति उसका झुकाव नहीं होता है, झुकाव किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। जैसे आपका ले लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला कैबिनेट हमारा बना, तो वैदेशिक मामलों में चीन से अच्छे रिश्ते करे भारत, प्रधानमंत्री ने, नेहरू जी ने चाउन लाई जो कि चीन के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उनसे क्या करा कि पंचशील के समझौते पर साइन कराए हैं, चीन के साथ अच्छे संबंध। पर क्या हुआ, स्थितियां विपरीत हुई, उसने अटैक किया हमारे ऊपर। फिर शास्त्री जी का पीरियड आया, शास्त्री जी का 2.5 साल का ही पीरियड था। वैदेशिक मामलों में उन्होंने किसी देश विशेष के प्रति ज्यादा नहीं, एक समान 65 के वार में ही उलझे रहे। तो बाकी अमेरिका, सोवियत संघ संबंध समान जैसे ढर्रे पर थे उसी तरह के चलिए। और इंदिरा गांधी का पीरियड आया, उसमें क्या है, इंदिरा गांधी थोड़ा सोवियत की ओर थोड़ा सा उनका झुकाव देखने को मिला। फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, तो उसने कहा कि हम शुद्ध गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाएंगे, मतलब सोवियत संघ की ओर उतना नहीं बल्कि अमेरिका के बैलेंस बनाएंगे और अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति बराबर का रखेंगे। अच्छा, वैदेशिक मामलों जैसे इंदिरा गांधी ने, यद्यपि भारत ने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, फिर भी भारत ने की सोच वही है जो विदेश नीति का एक पॉइंट है कि किसी भी देश के स्थायी शत्रु नहीं होते, स्थायी मित्र नहीं होते, हित स्थायी होते हैं। इसी को देखते हुए जब भारत ने देखा 71 में कि किस तरह से बांग्लादेश वाले मामले में अमेरिका के पाकिस्तान के पीछे आएगा, तो भारत ने अगस्त में सोवियत संघ से एक मैत्री संधि कर ली 20 वर्षीय कि, तो उसका लाभ मिल गया तुरंत कि जब हिंद महासागर में नौसैनिक बेड़ा भारत की ओर बढ़ा बांग्लादेश वाले युद्ध में, तो क्या हुआ, सोवियत संघ ने अपनी पनडुब्बियां उसके पीछे फिर छोड़ दी कि क्योंकि भारत से हमारी मैत्री संधि थी सोवियत संघ से। तो इस नाते उसने एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में बैलेंस आ पावर। तो ये एक प्रधानमंत्री की वैदेशिक नीति पॉलिसी थी उस समय, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक बड़ी युद्ध की जो संभावना थी वो टल गई और अमेरिका ने महसूस किया कि अगर मैं भारत को कुछ धमकाने के लिए भारत की ओर बढ़ता हूं पाकिस्तान वाले ये बांग्लादेश वाले युद्ध में, तो सोवियत संघ भी इनके सहायता के लिए आए। तो ये वैदेशिक मामलों में नीति का निर्धारण करना भी क्या है, प्रधानमंत्रियों का एक कार्य है। और वो प्रधानमंत्री अकेले नहीं, 2-4 जो उनके अंतरंग कैबिनेट होती है उससे राय मशवरा करके कि क्या परिस्थितियां हैं, देश के लिए हम कैसे हित हो उसका, इस तरह की पॉलिसी विदेशों से अपनाए। तो विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न समयों पर नीति अपनाई। जैसे आपके मनमोहन सिंह जब आपके नरसिंह गवर्नमेंट में
वित्त मंत्री थे, उसमें उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई। इस तरह आपका गुजराल सिद्धांत है। तो ये प्रधानमंत्री, उनके विदेश मंत्रियों, वित्त मंत्रियों, इस तरह की पॉलिसी वैदेशिक मामलों में निर्धारित की जाती है। 1990 के बाद से जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, आर्थिक उदारीकरण इस तरह की नहीं थी, तो भारतीय जो कैबिनेट है, तो इसने वैदेशिक मामलों में संबंध निर्धारण के लिए कहां से हम ज्यादा आर्थिक लाभ ले सकते हैं विदेशों से। तो छोटे छोटे से देश जो पूर्वी ये सिंगापुर, मलेशिया वगैरह, इनसे तो छोटे व्यापारी देशों के प्रति भी ध्यान देके किसी तरह हम व्यापारिक आदान प्रदान करके हम मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। केवल हमको महाशक्तियों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, हर तरफ से अपनी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैदेशिक मामलों में संबंधों को निर्धारण में भारत की जो कैबिनेट है वही महत्वपूर्ण है। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जाए, कैसे हम भारत को 21वीं शताब्दी में जो लाए हैं वो भी क्या कैबिनेट का ही कार्य है। तो वास्तव में ये क्या है, एक ऐसा मेहराब है, ये लावेल का कथन है, मंत्रिमंडल राजनीतिक मेहराब का पत्थर है, नींव, कि वास्तव में उसी पर ये पूरी इमारत, देश का डेवलपमेंट, विकास की जो इमारत है, ये मंत्रिमंडल के ऊपर ही स्थिर है। और यही एक वो धुरी है जिसमें प्रशासन का पूरा तंत्र घूमता रहता है। ये कथन है जॉन मैरियट का। ये सब कथन जो है वास्तव में कहे किसके लिए गए, ब्रिटिश कैबिनेट के बारे में कहेंगे, पर क्योंकि ढर्रा पूरा हमारे कैबिनेट पर आधारित है भारत की, तो यही सब बातें ज्यों की त्यों भारत की उस पर लागू होती। तो इस तरह से भारत की जो मंत्रिमंडल है बहुत महत्वपूर्ण है, और संगठन और इतना ज्यादा इसका कोई ऐसी नहीं है कि जो कि कठिन हो। समान रूप से लोकसभा का बहुमत दल का प्रधानमंत्री बनता है, उससे वो फिर अपनी लिस्ट बनाता है और तुरंत उस पर दस्तखत कर देता है। इस तरह से कैबिनेट का गठन हो जाता है। कैबिनेट में सब वर्ग, धर्म, जाति, भारत विभिन्नता वाला देश है, इसलिए सबको लेने के लिए सब तरह के मंत्री इसमें होते हैं, बूढ़े भी हैं, कुछ नवयुवक भी हैं। एक बैलेंसिव, संतुलित मंत्रिमंडल बनाई जाती है। कार्य भी आपके हो गए, अच्छा विशेषताएं भी हो चुकी हैं कि अपने दल के होते हैं, गोपनीयता होती है। गोपनीयता 75 अनुच्छेद के अनुसार है कि जब तक कोई इस बार गजट में नहीं हो जाएगा, पास हो जाती है, तब तक वो उसको बाहर नहीं बताना है। इस तरह सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कार्य करती है। और मैं समझती हूँ कि भारतीय मंत्रिमंडल के विषय में ये जानकारी आपको हो गई होगी कि आप इसमें एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। धन्यवाद।